Bismillahirrahmanirrahim. This is the Cauchy residue theorem which we have discussed. Now let's solve its examples. So this is the example. हम इस contour integral को देखते हैं कि इस contour integral में by using Cauchy residue theorem इसको कैसे solve किया जा सकता है. Obviously इस के अंदर previous जो methods हैं वो भी इसके अंदर use किए जा सकते हैं. But we shall apply Cauchy residue theorem here. Here you can see the जो आपका इंटीग्रल दिया हुआ है इसके साथ जो कर्व दिया हुआ है this curve is basically rectangle which is defined by these four sides. X is equals to c 0 means we know this is x axis, sorry y axis, and x is equals to 4 means the vertical line at x is equals to 4, and y is equals to minus 1 means this will be the horizontal line at y is equals to minus 1, and y is equals to 1 is also a horizontal line at y is equals to 1. So if we plot this rectangle, this will be the rectangle, and ये आपकी जो line है, this is your x is equals to 0, and this is x is equals to 4, this is y is equals to 1, and this is y is equals to minus 1. So अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो फंक्शन है, this function has poles at z is equals to 1 and at z is equals to 3. Clearly हमें एक बात नजर आ रही है कि z is equals to 1 is pole of order 2. Because here power is 2, so z is equals to 1 is pole of order 2, and z is equals to 3 is simple pole. We know what is mean by simple pole and pole of order 2, and पहले तो एक we will decide कि whether these two poles are lying इन दिस रेक्टेंगल और नॉट. अगर ये अंदर इस कर्व के अंदर लाई करेंगे, ये हमारे पास जो कर्व दिया हुआ है, ये इस कर्व के अंदर अगर ये दोनों पोल्स लाई करेंगे तो उस पोल्स के ऊपर आप रेजिड्यूज फाइंड करेंगे. अगर ये पोल अगर आउटसाइड द कॉन्टूर है तो अब ऐसी बात है आप उसके ऊपर रेजिड्यू फाइंड नहीं करेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था. तो कर्व के अंदर इन पोल्स का लाई करना जरूरी है. तो पहले तो अगर आप z इज इक्वल्स टू 1 को देखें, z इज इक्वल्स टू 1 आप देखो, ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन इज x इज इक्वल्स टू 4, एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू minus 1, and this is y is equals to 1, and z is equals to 1 will lie somewhere here. Z is equals to 1 and z is equals to 3 will also lie somewhere here. यानी कि both of the poles are lying in the are lying in this curve. So we will calculate residues at both the poles. मतलब रेजिड्यू आप z इज इक्वल्स टू 1 पे भी निकालेंगे और रेजिड्यू z इज इक्वल्स टू 3 पे भी फाइंड करेंगे. तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन z माइनस 3. इन दोनों पोल्स के ऊपर हम इस फंक्शन का रेजिड्यू निकालेंगे. तो हम निकालते हैं इसको. सो एट z इज इक्वल्स टू 1, सबसे पहले z इज इक्वल्स टू 1 पे निकालते हैं. वी नो द फॉर्मूला ऑफ रेजिड्यू ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर n. तो रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड निकालने एट z इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2. तो z इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं फॉर्मूला पहले लिखूं तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है 1 ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल and limit z tends to z naught and derivative of order n minus 1 divided by derivative dz of n order n minus 1, and here z minus z naught to the power n multiplied by f of z. This is the formula of residue of f of z at z is equals to z naught when z naught is pole of order n. So if we apply formula here, residue of f of z, z naught is z is equals to 1 and pole of order 2, so n will be equals to 2. So 1 upon 2 minus 1 factorial is obviously 1, and limit
z टेंस टू 1, और यहाँ पे जो है आपके पास n-1 यानी कि 2-1 सिर्फ सेम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, यानी कि d बाय डी जेड ऑफ z माइनस जेड नॉट, यानी कि z-1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो डेरिवेटिव है ये पूरे इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो z-1 का स्क्वायर आ जाएगा, और आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/z-1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z-3। सो ये दीज टू थिंग्स विल बी कैंसिल आउट। 1/z-3 का अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/z-3 का डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू -1/z-3 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, सो लिमिट विल बी -1/1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा -1/4, इसका रेजिड्यू आ गया। ठीक है, एट जेड इज इक्वल्स टू 1। नाउ अब सेकंड रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू 3 की बात करते हैं। So at z is equals to 3, we know z is equals to 3 is a simple pole, मतलब pole of order 1। तो सिंपल पोल अगर ये है तो z इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर आप रेजिड्यू निकालें। सिंपल पोल के ऊपर जो रेजिड्यू का फॉर्मूला है हमने जो डिस्कस किया था, वो फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एंड z माइनस z नॉट मल्टीप्लाई बाय f of z। सो देयरफॉर हमारे पास अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ, रेजिड्यू ऑफ f of z एट z इज इक्वल्स टू 3, लिमिट हो जाएगी आपके पास z टेंड्स टू 3, और z माइनस z नॉट इज इन दिस केस इज z नॉट इज 3 एंड f of z इज 1/z-1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z-3, एंड these two things will be cancel out। एंड लिमिट आप जब इस पे अप्लाई करेंगे, तो लिमिट आप जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3-1 का होल स्क्वायर, एंड यानी कि 1/4 आ गया। तो दोनों रेजिड्यूज निकल जाए। देन अकॉर्डिंग टू कॉशे रेजिड्यू थ्योरम, अब आप इस पर डायरेक्टली कॉशे रेजिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉशे रेजिड्यू थ्योरम। कॉशे रेजिड्यू थ्योरम ये कहता है कि आपके पास तमाम रेजिड्यूज का सम निकाल के उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब ये जो कॉन्टूर इंटीग्रल होता है, हमारे पास कॉन्टूर इंटीग्रल में जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है dz ओवर z-1 का होल स्क्वायर इंटू z-3। कॉशे रेजिड्यू थ्योरम ये कहता है कि 2 पाई आयोटा से ये दोनों रेजिड्यूज ऐड हो जाएंगे। पहला रेजिड्यू हमारे पास -1/4 आया था, दूसरा रेजिड्यू 1/4 आया था। दोनों इत्तेफाक से, इधर इत्तेफाक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ये सारे रेजिड्यूज कैंसिल आउट हो जाए, लेकिन हमारे पास ये फंक्शन कुछ इस टाइप का दिया हुआ है जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल आउट होगा। देयरफॉर इसका जो आंसर आया, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी। वन मोर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आपको एक फंक्शन दिया हुआ। पहले तो अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है इसके पोल्स कहाँ पे, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं f of z हैज पोल्स एट z इज इक्वल्स टू +-2 आयोटा। ये कैसे निकाला भाई, z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 करें तो z की दो वैल्यूज आ जाएंगी +-2 आयोटा, और ये दोनों जो है आर सिंपल पोल्स। ये z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा और z इज इक्वल्स टू -2 आयोटा, बोथ आर सिंपल पोल्स। नाउ वी हैव टू डिसाइड विच पोल इज लाइंग इनसाइड द कर्व। जो सा कर्व के अंदर लाई करेगा रेजिड्यू आप सिर्फ उसी पे निकालेंगे। जो सा कर्व के बाहर लाई करता पोल आप उसका रेजिड्यू नहीं निकालते। तो इफ वी डिसाइड z इज इक्वल, अगर पहले तो ये सर्कल देखते हैं। सर्कल हमारे पास जो कर्व दिया हुआ एक सर्कल, और सर्कल का सेंटर इज एट आयोटा एंड इट्स रेडियस इज 2। इट मींस इट्स सेंटर इज ऑन y axis and radius is 2 means this point will be 3 iota and this point will be minus iota। so अगर आप इसको देखें तो z is equals to 2 iota is only
the pole which is lying in the curve. So this is z is equals to 2 iota. This is z naught is equals to 2 iota. This pole is lying in inside the circle. So अगर मैं इसमें सिंपल पोल है तो रेजिड्यू निकालूं, तो रेजिड्यू निकालूंगा एफ ऑफ जेड का एट जेड इज इक्वल्स टू 2 आयोटा. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ सिंपल रेजिड्यू ऑफ एट सिंपल पोल, ये फॉर्मूला होता है z टेंड्स टू 2 आयोटा हो जाएगा इधर. एंड यहाँ पे z माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ जेड इज इन दिस केस इज 2z प्लस 6. ये जो डिनोमिनेटर है, अगर मैं इस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके लिख दूं, यानी कि z माइनस 2 आयोटा इंटू जेड प्लस 2 आयोटा, फैक्टराइज करके लिख देंगे तो थोड़ी सी वर्किंग हमारी और आसान हो जाएगी. मतलब ये कि फैक्टर मुझे कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए. अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो इफ यू अप्लाई लिमिट, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 आयोटा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा. सो ये हो जाएगा 4 आयोटा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा. इसको आप मजीद सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं. आप इसमें 4 डिवाइड बाय 4 लिखा हुआ है, तो 4 को अगर मतलब ब्रेक कर दें तो यानी कि आपका कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है. मैं इसको बाकी का काम इधर लिख रहा हूँ. ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी कि 2 आयोटा प्लस 3 अपॉन 2 आयोटा. इसका फायदा क्या होगा ये अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ब्रेक किया क्यों है. वैसे नहीं भी करेंगे ब्रेक, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्चुअली आपको ये कॉशी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो आप जस्ट इसको विदाउट ब्रेकिंग भी अगर आप लिख देंगे तब भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल ही होता है. तो एनीवे हमारे पास दिस इज योर इंटीग्रल 2z प्लस 6 डिवाइडेड बाय z square plus 4 dz is equals to according to Cauchy residue theorem 2 pi iota multiply by होता है तमाम रेजिड्यूज का सम, बट ओनली वन रेजिड्यू इज हेयर. सो 2 pi iota डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2 iota प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 iota. तो मैंने इसलिए ब्रेक किया था क्योंकि मुझे कुछ कैंसिलेशन होती हुई नजर आ रही थी. तो हमारे पास बहरहाल ये दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी कि पाई मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा. सो ये एक और एग्जांपल है जो कि हमने कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से हमने सॉल्व की. अच्छा, प्रीवियस एग्जांपल जो थी उसके कहने को वैसे दो पार्ट से मैंने एक ही पार्ट किया, लेकिन वो पार्ट भी आप लोग अगर इसको खुद ही देखें तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एग्जांपल अभी जो रिसेंटली एग्जांपल सॉल्व किया बिल्कुल कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट पार्ट बी जो है हमारे प्रीवियस एग्जांपल का, वो उसमें भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है. आप उसमें देखेंगे, आप अगर मैं चले आपको थोड़ा सा दिखा दूं. हमारे पास ये थी, इसमें मॉड जेड इज इक्वल्स टू 2, मॉड जेड इज इक्वल्स टू 2. अगर मैं सर्कल बनाऊं, दिस इज योर सर्कल, सर्कल का रेडियस 2 है, तो रेडियस 2 होने का मतलब है कि ये आपका पॉइंट 2 आयोटा होगा. दिस इज योर माइनस 2 आयोटा पॉइंट, एंड दिस इज योर 2 एंड दिस इज विल बी माइनस 2. तो z इज इक्वल्स टू 1 इज द ओनली रेजिड्यू विच इज लाइंग इनसाइड द सर्कल. तो आप जो है सिर्फ पोल है ये ऑर्डर 2 का, z इज इक्वल्स टू 1, तो सिर्फ रेजिड्यू z इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर आप फाइंड करेंगे और z इज इक्वल्स टू 2 पे फाइंड नहीं करेंगे. और z इज इक्वल्स टू 2 पे आप ऑलरेडी, z इज इक्वल्स टू 1 पे आप ऑलरेडी रेजिड्यू निकाल चुके हैं. ये आपके पास जो आंसर आया, मतलब फाइनली आपके पास ये इंटीग्रल हो जाएगा 2 पाई आयोटा, और आपने z इज इक्वल्स टू 1 पे जो रेजिड्यू निकाला था वो आया था z इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4 आया था. तो बस ये माइनस 1 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा. तो ये पार्ट भी है, बहुत छोटा सा था, मैंने इसको इसलिए सॉल्व नहीं किया, मैंने कहा आप लोग खुद कर सकते हैं इसको. पार्ट ए जब आपने कर लिया और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया ये भी आप लोग ने कर लिया, तो अब इसलिए इसके पार्ट बी में कोई इतना इशू नहीं था. तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा. इसमें अगर आप देखें, मेरे पास जो कर्व दिया हुआ है, दिस कर्व इज सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर एट ओरिजिन. तो ये आपका कर्व है और ये
कई दफा हम इस कर्व के ऊपर पीछे बात करते रहे। तो दिस पॉइंट विल बी 1, दिस विल बी -1 एंड दिस इज आयोटा एंड दिस विल माइनस आयोटा। और अगर मैं देखूं ये फंक्शन जो है कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, ये फंक्शन z इज इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये बात अभी डिसाइड नहीं कर सकता, मतलब अभी मैं नहीं कह सकता कि ये फंक्शन जो है z इज इक्वल टू 0 पे एनालिटिक बेशक नहीं है, लेकिन ये z इज इक्वल टू 0 इज इसकी सिंगुलैरिटी जो है कौन से काइंड की है। मतलब हमने सिंगुलैरिटी के 4 काइंड्स डिस्कस की थी। One is simple pole, one is pole of order n, one is essential singularity, and one is and one is एंड वन इज रिमूवेबल। तो इसमें अगर आप रिकॉल करें तो ना तो यहाँ पे सिंपल पोल मिल रहा है ना पोल ऑफ ऑर्डर एन है। बिकॉज अगर आप उनकी काइंड्स को दोबारा से रिविजिट करें जाके, हमने जो पीछे भी डिस्कस किया इन काइंड्स को, ये 4 काइंड्स में से ये यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि दिस सिंगुलैरिटी, दिस आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इज ऑफ काइंड 4, यानी कि एसेंशियल सिंगुलैरिटी आएगी। कैसे आएगी एसेंशियल सिंगुलैरिटी, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं e की पावर 3 अपॉन z की लॉरेंट सीरीज बनाऊं तो e की पावर 3 अपॉन z की लॉरेंट सीरीज बन जाएगी 1 प्लस 3 अपॉन z प्लस 9 अपॉन z स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी है। तो एनीवे दिस विल इज द मैक्लॉरेन सीरीज, और इसकी आपने मैक्लॉरेन सीरीज से इसको एक्सपेंड किया, वैसे ही लॉरेंट सीरीज बन रही है। लॉरेंट सीरीज में होता यही है कि पॉजिटिव पावर्स की टर्म्स और नेगेटिव पावर्स की टर्म्स दोनों आ रही होती है। और अबाउट z इज इक्वल टू 0 आपने इसको एक्सपेंड किया, और z इज इक्वल टू 0 इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, दैट्स व्हाई इट इज लॉरेंट सीरीज। और ये लॉरेंट सीरीज में हमने कहा है कि अगर ये प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये हमने जब एसेंशियल सिंगुलैरिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी उसी वक्त अकर होती है जब आपके पास प्रिंसिपल पार्ट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आए, तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी आती है। तो हमने जो अभी तक रेजिड्यू के फॉर्मूले डिस्कस किए हैं वो सिर्फ 2 केसेस के डिस्कस किए हैं। सिंगुलैरिटी होती 4 काइंड्स की है, लेकिन हमारे पास जो है फॉर्मूला हमने सिर्फ पोल ऑफ ऑर्डर n का और सिंपल पोल का फॉर्मूला रेजिड्यू का डिस्कस किया है। एसेंशियल सिंगुलैरिटी आ जाए तो उसके लिए आपको लॉरेंट सीरीज ही एक्सपेंड करनी पड़ेगी। और रेजिड्यू होता क्या है, रेजिड्यू जहां पे पावर -1 होती है ना, यानी कि b1, पावर -1 का कोफिशिएंट यानी कि b1, उसको आप रेजिड्यू कहते हैं। तो ये आपके पास प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, देयरफॉर इट इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको इधर लिख सकता हूं कि यहाँ पे आपको एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिल रही है एट z इज इक्वल टू 0। ये लॉरेंट सीरीज हमने सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मैक्लॉरेन सीरीज होती है उसी फॉर्म को देखते हुए इसकी लॉरेंट सीरीज बनी है हमारे पास। और यहाँ पे हमें एक बात नजर आ रही है कि z इज इक्वल टू 0 पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, और रेजिड्यू जो होता है ये b1 होता है। b1 को आप रेजिड्यू कहते हैं, एंड b1 जो होता है ये b1 जो है हमारे पास z इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो हमारे पास कोफिशिएंट है z इज की पावर -1 का, उसको b1 कहते हैं, वो रेजिड्यू हमारे पास, और वो इस केस में 3 आ रहा। तो सिंपली हमने इसमें थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, पीछे वाले 2 एग्जांपल्स से डिफरेंट चीज है, बिकॉज ये जो सिंगुलैरिटी की काइंड है ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, ये ना सिंपल पोल था ना पोल ऑफ ऑर्डर n था, जबकि चौथी काइंड जो एसेंशियल सिंगुलैरिटी थी ये वो वाली सिंगुलैरिटी थी। तो इस वजह से हमने इस पे लॉरेंट सीरीज अप्लाई की। तो ये बात ध्यान में बिठा लें कि जब भी आपके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी आएगी लॉरेंट सीरीज में, तो आप जो है उसमें ये जो रेजिड्यूज के फॉर्मूलाज हैं वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉरेंट सीरीज को ही यूज करके आप उसमें रेजिड्यू निकालना पड़ेगा। तो एनीवे हमारे पास जब रेजिड्यू आ गया है तो कॉशी रेजिड्यू थ्योरम हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम आप जब अप्लाई करेंगे, दिस इंटीग्रल e की पावर
सॉरी, ई की पावर 3 अपॉन जेड डी जेड इस इक्वल हो जाएगा 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय रेजिड्यू आपका 3 आया है, तो दिस इज इक्वल्स टू 6 पाई आयोटा विल बी योर आंसर. So these are some examples of Cauchy residue theorem. मेरी आप लोग को अगेन सजेशन यही है, वैसे तो मैथमेटिक्स है, इसमें आपके पास कोई भी टॉपिक हो उसमें प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं होता है. लेकिन आप लोग जो को मेरी सजेशन अगेन यही है कि आप लोग इसको फर्दर और एग्जाम्पल्स हैं अपनी बुक टेक्स्ट बुक में से इनको सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो. सिंपल पोल के लिए क्या करना है, पोल ऑफ ऑर्डर एन आ जाए तो क्या करना चाहिए. और इसी तरह से अगर एसेंशियल सिंगुलैरिटी का भी हमारे पास एक केस आया उस वक्त आ जाए तो क्या करना है. तो हमारे पास वैसे केसेस इसी टाइप के आते हैं. इनको आप ज़रा खुद भी सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको बात अगर कोई और प्रॉब्लम आए तो वो भी हम उसको डिस्कस कर सकें. अगर कोई आप लोग को इसमें कोई इशू है तो इसमें मुझे बताइएगा. बहरहाल फिलहाल मैं आज के लेक्चर इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ.